तो प्रीवियस क्लासेस तक हम लोग बेसिकली एलिजाबेथन ड्रामा पे बात कर रहे थे और ड्रामा और थिएटर एलिजाबेथन एज में जो थिएटर हाउसेस थे वो किस तरीके के थे। और एलिजाबेथन एज के जो मेजर ड्रामेटिस्ट थे प्री एलिजाबेथन एज में हमने मिस्ट्री मिरेकल मोरालिटी प्ले और इंटरल्यूड समझा। एलिजाबेथन एज में किस तरीके से यूनिवर्सिटी विट्स और फिर विलियम शेक्सपियर, मेजर तो यही लोग हैं, पहले यूनिवर्सिटी विट्स फिर विलियम शेक्सपियर। तो जो मेजर ड्रामेटिस्ट हैं उनको हमने पढ़ा। और अब जो है वो एलिजाबेथन एज में ही जो पोइट्री और प्रोज राइटर्स हैं, जो पोएट्स हैं, हालांकि शेक्सपियर वाज आल्सो अ ग्रेट पोएट, तो उनका ड्रामा पे हमारा फोकस ज्यादा रहा, पोयम पे कम। तो अब हम लोग पोइट्री के रेफरेंस से बातें करेंगे कि एलिजाबेथन एज में पोइट्री लिखने वाले कौन लोग थे, प्रोज में क्या चल रहा था। सो व्हाट वाज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर एज in poetry and prose. The time period is same, which is 1558 to 1603. So in continuation with medieval history and values, but the outlook is different from that of medieval writers. लैंग्वेज अब मॉडर्न हो चुकी थी, क्योंकि अगर आपको याद हो कि एलिजाबेथन एज से पहले जो पोइट्री अगर आप देखें तो जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, जो चौसर का टाइम पीरियड था, या चौसर के फिर जो फॉलोअर्स थे जो और भी चौसेरियंस थे, तो उनकी राइटिंग स्टाइल, और चूंकि लैंग्वेज में भी बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा था 16th सेंचुरी तक, तो लैंग्वेज भी बदलता गया। अब लैंग्वेज मॉडर्न हो चुका था, ओल्ड इंग्लिश पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, और अब की जो यानी कि जो एलिजाबेथन इंग्लैंड की जो लैंग्वेज थी, जो जिस तरीके के वर्ड्स यूज किए जा रहे थे, जिस तरीके की वोकेबुलरी, इनफैक्ट जो ग्रामर और स्पेलिंग का भी शिफ्ट था, उसको भी हमने समझने की कोशिश की थी। तो नाउ इट वाज मॉडर्न एंड इट इज समहाउ सिमिलर और वेरी मच सिमिलर टू द कंटेम्पररी इंग्लिश। हालांकि एलिजाबेथन एज की इंग्लिश और अभी की इंग्लिश में भी डिफरेंस है, पर वो कुछ हद तक सिमिलर है ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के कंपैरिजन में। तो एलिजाबेथन एज की इंग्लिश जो है वो सिमिलर है अभी मॉडर्न इंग्लिश से और कंटेम्पररी इंग्लिश से। तो लैंग्वेज मॉडर्न कहने का मतलब कि अब ओल्ड इंग्लिश से मॉडर्न की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। और पहले की जो पोइट्री थी, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट विच यू नीड टू नोट एंड अंडरस्टैंड। मिडिल इंग्लिश पीरियड तक पोइट्री ज्यादातर नैरेटिव थी, अब लिरिकल हो चुकी थी। तो देयर वाज अ शिफ्ट फ्रॉम नैरेटिव टू लिरिकल पोइट्री और लिरिक पोइट्री। डिफरेंस क्या है? नैरेटिव पोइट्री जो है वो नैरेट करने के पर्पज से है, जैसे ड्रामा में भी जो वर्स ड्रामा होते थे वो नैरेटिव पोइट्री का एग्जाम्पल है। और अब जो है वो लिरिक लिरिक पोइट्री हो चुकी थी, यानी कि सॉन्ग बेस्ड एक पर्टिकुलर रिदम, और वो टोन नहीं है। अब जो है वो एक सिंगल स्पीकर के ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स पे ज्यादा फोकस है। सो लिरिक पोइट्री इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन एंड फीलिंग्स ऑफ ए सिंगल स्पीकर। पर्पस सिर्फ नैरेट करना नहीं था, बॉम्बास्टिंग करना नहीं था, और एक पर्टिकुलर टोन जो बहुत मतलब उस टोन में पिच थोड़ा हाई हो, ऐसी पोइट्री ना हो करके अब लिरिक पोइट्री थी, थोड़ी सी काम सूद इस तरीके की हो जाएगी। और जो लिरिक का पॉपुलर फॉर्मेट था वो सोनेट था। सोनेट में हमने पहले समझा कि किस तरीके के दो अलग अलग तरीके के सोनेट होते हैं, शेक्सपियरन और पेट्रार्कियन सोनेट, तो ये अलग अलग तरीके के रिटन टू वन पर्सन और वन थीम पैस्टोरल पोएम्स भी। तो आपको पहला चीज समझना है कि शिफ्ट अब नैरेटिव से लिरिक पोइट्री की तरफ था। लिरिक पोइट्री में भी सोनेट बहुत पॉपुलर हो चुके थे और पैस्टोरल पोएम्स इस दौरान लिखी जा रही थी। सोनेट्स कहाँ से आते हैं, इसका जो ओरिजिन है ये समझ लेना चाहिए। तो सोनेट इटालियन ओरिजिन का है, और वहाँ के दो पोएट हैं जो बहुत फेमस हैं, डांटे और पेट्रार्क। तो इन्हीं लोगों से सोनेट मतलब इंग्लैंड में भी आया, और लोगों ने सोनेट का जो ओरिजिन है वो इटली में है, तो इंग्लैंड के लोगों ने या इंग्लैंड के पोइट्स ने उन्हीं को कॉपी किया बेसिकली। और 1590 इज जो है वो इट इज हे डे ऑफ इंग्लिश सोनेट माना जाता है। और इंग्लिश मतलब 90s में, 1590s में सोनेट एक तरीके से पूरे पीक पे था 1590s के दौरान। और इंग्लिश सोनेट बेसिकली अलग अलग टाइप्स के, मैंने कहा ही कि शेक्सपियर का अलग, कुछ लोग पेट्रार्क को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग डांटे को। शेक्सपियर ने अपना एक अलग फॉर्मेट बनाया जो लगभग मिलता जुलता ही था, थोड़ा सा डिफरेंट था। तो हम लोग इंग्लिश सोनेट में सबसे पहले शेक्सपियरन को समझेंगे कि उनका क्या कॉन्सेप्ट था। तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, थ्री क्वार्टरेंस एंड ए क्लोजिंग कपलेट। तो चार चार लाइन का तीन स्टैंजा, क्वार्टरेन चार लाइन के स्टैंजा को कहते हैं।
तो चार चार लाइन का तीन स्टैंजा और फिर अंत में दो लाइन का एक कपलेट, तो दो लाइन का जो होगा उसको कपलेट कहते हैं। तो कपल वर्ड उसमें ऑलरेडी है, तो थ्री क्वार्टरन्स, क्वार्टरन में क्वार्टर वर्ड है। और तो यहां से ये चार लाइन का। एक इंटरेस्टिंग चीज मैं यहाँ पे बस ऐसे ही बता देना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि क्वार्टर कहते हैं जो रहने वाला इलाका भी होता है, जैसे जो कई बार गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो घर या जो फ्लैट दिए जाते हैं उसको क्वार्टर कहते हैं लोग। तो वहां पे उसको क्वार्टर कहने का ट्रेंड कहाँ से आया होगा? क्वार्टर का बेसिकली मतलब तो 1/4 है। तो उसको क्वार्टर क्यों कहा जाता है? एक्चुअली जब ब्रिटिशर्स थे तो उन लोगों ने क्या किया कि जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे जिनको फ्लैट या जिनको रहने के लिए वो घर देते थे, वो दरअसल एक घर बनाते थे या एक घर होता था और उसके चार हिस्से कर दिए जाते थे। और वो चार अलग अलग हिस्से जो होते थे, तो एक चौथाई हो गया एक व्यक्ति को, एक चौथाई ही। और उसको ब्रिटिशर्स क्वार्टर बुलाते थे, तो वही चीज वहां से चलती आई। और बाद में जब पूरा का पूरा घर भी मिलने लगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, तो उसको वो क्वार्टर ही कहते थे, क्योंकि वो चीज चली आई लैंग्वेज के लिहाज से, किसी ने नहीं देखा। आई डोंट नो आप लोगों को कितने को ये बात पता है। और आज भी जब फ्लैट्स भी मिलते हैं, हालांकि वो इंडिपेंडेंट फ्लैट है, बट फिर भी उसको लोग क्वार्टर कई बार बोलते हैं, अगर वो गवर्नमेंट क्वार्टर है तो क्वार्टर वहां से है। खैर, तो थ्री क्वार्टरेन एंड वन कपलेट, चार लाइन का एक, चार चार लाइन का तीन स्टैंजा और फिर दो लाइन का एक कपलेट। जो दूसरा टाइप का है शेक्सपियरन में, याद रखिएगा कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। सेकंड जो है वो स्पेंसरियन सोनेट है, जो लोग एडमंड स्पेंसर को फॉलो कर रहे थे। स्पेंसरियन स्टैंजा 9 लाइन का स्टैंजे को कहते हैं, एक ही स्टैंजा होगा और वो 9 लाइन का होगा। और 14 लाइंस की, चूंकि सोनेट में 14 लाइंस होंगे, वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाएगा। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। और जो राइम स्कीम होगी वो स्ट्रिक्ट होगी, यानी कि एक फिक्स्ड राइम स्कीम को फॉलो किया जाएगा। सो हु वर पॉपुलर सोनेटियर्स, कौन लोग थे जो इंग्लैंड में सोनेट्स लिख रहे थे? क्योंकि पोइट्री का अब शिफ्ट आप देख ही रहो, मिडिल इंग्लिश पीरियड में नैरेटिव थी, अब लिरिक, और लिरिक में भी सोनेट एक तरीके से। सो हु वेयर्स पॉपुलर सोनेटियर्स और इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट सोनेटियर्स इन द एलिजाबेथन इंग्लैंड? तो चार पांच नाम आपको याद होने चाहिए, क्रोनोलॉजी के ही हिसाब से इसमें लिखा हुआ है। सर थॉमस वॉट सबसे पहले, इन्होंने किया क्या, तो पेट्रार्क के सोनेट को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया है। सो सर थॉमस वॉट का नाम, एंड व्हाट ही इज नोन फॉर, ही इज नोन फॉर ट्रांसलेटिंग पेट्रार्कियन sonnets into English. Henry Howard, who was the Earl of Surrey, he invented the English sonnet rhyme scheme, which was basically followed by William Shakespeare as well. Sir Philip Sidney, 1558 to 86, फिलिप सिडनी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एंड एडमंड स्पेंसर, तो जो सबसे दो बहुत पॉपुलर हैं आफ्टर शेक्सपियर कहना होगा ग्रेटनेस के मामले। हालांकि पोइट्री में आप सिडनी और स्पेंसर को विलियम शेक्सपियर के लगभग कंपैरिजन में रख सकते हो, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि पोइट्री के मामले में शेक्सपियर बड़े हो गए। तो सिडनी और स्पेंसर, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नाम एलिजाबेथन एज के एज अ पोइट, एज ए सोनेटियर। तो सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर, एंड देन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, पोएट एंड ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर, ये तो थे ही सोनेट के लिए, ये भी जाने जाते हैं। तो ये पांच नाम हैं, सर थॉमस वॉट, हेनरी हावर्ड, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर एंड विलियम शेक्सपियर। फिर टोटल्स मिसेलेनी जो है ये बहुत ज्यादा पॉपुलर था, कोई बताएगा किसका वर्क है? टोटल्स का ही है मिसेलेनी, ये भी एक सोनेट है। सो सोनेट क्या था? एडमंड सॉरी। एडमंड स्पेंसर का है। एग्जैक्टली। सो सोनेट क्या था? बेसिकली इट वाज अ माइनर फॉर्म बाय मिड 1500, थॉट टू बी स्पेंट 1560s तक, थियोलॉजिकल मच कल्चरल ट्रैक्शन, टू फेमिनाइन एसोसिएटेड विथ कैथोलिक कंट्रीज एंड इटालियन सॉनेट्स। तो सोनेट पे बात कर रहे थे हम लोग, टोटल्स में सैलनी पे बात की जानी चाहिए, इसलिए कि ये जो था वो सोनेट्स का कलेक्शन था, पहली एंथोलॉजी थी जिसमें उस टाइम के ज़्यादातर राइटर्स के जो सोनेट्स थे उसको पब्लिश कराया गया और वो बहुत पॉपुलर हुए थे। इट वाज बेसिकली अ
कलेक्शन ऑफ सॉनेट्स रिटन बाय डिफरेंट राइटर्स, जिसमें हेनरी हावर्ड की भी राइटिंग शामिल थी। और ये चीज तो टोटल्स ने इसको पब्लिश कराया था, मिशेल ने, विच वाज बेसिकली मिसलेनियस, कलेक्शन ऑफ मिसलेनियस सॉनेट्स इट वाज। और इसको सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स भी बोला गया। इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1557। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो 1557 में ये पब्लिश्ड हुआ, एंड इट वाज ह्यूजली पॉपुलर एट दैट टाइम। इससे रिलेटेड थोड़ा सा अगर आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, बिकॉज हालांकि बेसिक इंफॉर्मेशन यही है, 1557 में ये पब्लिश हुआ। और ये कलेक्शन था बेसिकली सॉनेट्स का, इतना पता होना चाहिए। तो सोनेट क्या था, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ओरिजिन आपको पता ही है कि इटालियन था। बट 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में ये बहुत ही माइनर फॉर्म एक तरीके से हुआ करता था, और 60s आते आते तक, जब विलियम शेक्सपियर के जन्म से पहले, ये थियोलॉजिकल था और बहुत कल्चरल ट्रैक्शन नहीं थे, और इसको फेमिनाइन समझा जाता था आमतौर पे। और ज़्यादातर कैथोलिक कंट्रीज जैसे इटालियन और रोम से ज़्यादा जुड़ा हुआ था। इंग्लैंड में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी। इंग्लैंड में ये जो शुरुआत होती है वो बाद में होती है, जब ये राइटर्स लिखना शुरू करते हैं। सो फॉर्म इज कंसीडर्ड टू आर्टिफिशियल फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। शुरू में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई सोनेट्स को। बट सोनेट का रिवाइवल का जो श्रेय है, इंग्लैंड में रिवाइवल का जो आप क्रेडिट देना चाहेंगे, वो सर फिलिप सिडनी को जाता है। एंड तो ये चीज सोनेट के बारे में, इतनी चीजें जो हैं वो पता होनी चाहिए। पहला ये कि सोनेट इटालियन ओरिजिन का है। डांटे और पेट्रार्क दो हुआ करते थे। शेक्सपियरियन सोनेट का क्या पैटर्न है, स्पेंसरियन सोनेट का क्या पैटर्न है, ये पता होना चाहिए। फिर कौन से मेजर सोनेटियर्स थे, चार पांच राइटर जिसके नाम हम लोगों ने पढ़े अभी, जिसमें विलियम शेक्सपियर, स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, ये तो आएंगे ही। और इसके अलावा दो और जो नेम थे, विच इज, आई होप यू रिमेम्बर, सर थॉमस वॉट एंड हेनरी हावर्ड। तो सर थॉमस वॉट और हेनरी हावर्ड, ये दो नाम भी, तो ये पांच मेजर सोनेटियर्स। और फिर उनका एक कलेक्शन छपा उनके सोनेट्स का, टोटल्स मिसेलिनी। और सोनेट को शुरुआत में बहुत इंग्लिश लैंग्वेज के लिहाज से बहुत अच्छा फॉर्म नहीं समझा जाता था, और ज़्यादातर शुरू में थियोलॉजिकल चीज़ें, रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें ही सोनेट्स के फॉर्म में लिखी जाती थी। बट इट वाज रिवाइव्ड बाय सर फिलिप सिडनी इन इंग्लैंड। तो ये चीज सोनेट्स के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग बिफोर स्पेंसर। एडमंड स्पेंसर ने जो एलिजाबेथन पोइट्री लिखी, उसके पहले क्या चल रहा था। तो एक राइटर हैं और पोइट इज वेरी पॉपुलर, थॉमस सैकविले। इनकी एक पोइट्री है इंडक्शन 1563, ये नाम याद रखिएगा। इट इज द फाइनेस्ट सिंगल पोयम बिटवीन चॉसर एंड स्पेंसर। सो दैट इज वाई इट्स बिकम वेरी 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 इंपॉर्टेंट 1563 में। तो जैसा मैंने कहा भी कि पोइट्री के लिहाज से आप मिडिल इंग्लिश पीरियड के बाद, जो कि नैरेटिव पोइट्री थी, क्योंकि चौसर ने भी जो लिखा वो स्टोरी है, नैरेटिव पोइट्री है, जो कैंटरबरी टेल्स की बात की जाए। तो चौसर के बाद जब स्पेंसर आते हैं, स्पेंसर विलियम शेक्सपियर से पहले हैं, भले ही हमने शेक्सपियर को पहले पढ़ा क्योंकि हम ड्रामा पहले पढ़ रहे थे। तो चौसर और शेक्सपियर के बीच जो सबसे इम्पॉर्टेंट पोयम अगर है तो वो है, या पोइट्री जो है, वो है इंडक्शन, विच इन 1563, विच वाज रिटन बाय थॉमस सैकविले। उसके बाद जॉर्ज गैस्कॉइन्स का एक नाम आता है। इनका एक वर्क है स्टील ग्लास 1576 में। इट इज ऑल्सो वेरी पॉपुलर एंड इट वाज द फर्स्ट रेगुलर वर्स सटायर। तो ये दो चीजें एकदम याद रखिए। इंडक्शन, थॉमस सैकविले 1563, जस्ट बिफोर द बर्थ ऑफ विलियम शेक्सपियर, ठीक एक साल पहले। और ये, और स्टील ग्लास 1576 बाय जॉर्ज गैस्कॉइंज। तो ये द फर्स्ट रेगुलर वर्स सटायर। तो शेक्सपियर से पहले चौसर और शेक्सपियर के बीच में बहुत कुछ नहीं, सॉरी शेक्सपियर कह रहा हूँ, स्पेंसर के बीच में बहुत कुछ नहीं चल रहा था। दो राइटर्स के नाम आपको याद रखने हैं, थॉमस सैकविले और उनका एक वर्क इंडक्शन, जॉर्ज गैस्कॉइन्स और उनका एक वर्क स्टील ग्लास। सो दैट बिकम्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट ऑफ एलिजाबेथन एज, एडमंड स्पेंसर। दो नाम मैंने कहा ही कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, स्पेंसर और सर फिलिप सिडनी।
स्पेंसर शेक्सपियर से क्रोनोलॉजी में पहले आएंगे, 52 to 99। द एग्जैक्ट डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज अननोन, लिटिल नोन अबाउट हिज फैमिली एज वेल। And the opening of golden age, the publication of Spencer Shepherd's calendar, which is very popular, 1579। इसमें बार जो 12th मंथ है उसकी बात की है उन्होंने। इनको द पोएट्स पोएट भी बोला जाता है, जो कि चार्ल्स लैम्ब ने कहा। स्पेंसर डिस्क्राइब चौसर एज द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइल्ड। तो उन्होंने चौसर के बारे में ये बात स्पेंसर ने कही है, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड। एंड चौसर इज नोन एज द, सॉरी चौसर कह रहे हैं, स्पेंसर इज नोन एज द पोएट्स पोएट, कवियों का कवि इनको कहा, चार्ल्स लैम्ब ने इनको कहा। और स्पेंसर की जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क उसमें सेफर्ड कैलेंडर आएगा। और ये ग्रेटेस्ट नॉन ड्रामेटिक पोएट थे, कैम्ब्रिज से पढ़ाई की, प्रोटेस्टेंट इन्फ्लुएंस इनके ऊपर भी रहा। और इसके बाद इनका जो वर्क है वो हम लोग देखेंगे सेफर्ड कैलेंडर के अलावा भी, जैसे फेरी क्वीन के लिए भी इनको जाना जाता है। क्रोनोलॉजी में सेफर्ड कैलेंडर पहले आएगा, फेरी क्वीन बाद में आएगा। और हमने पढ़ाई कि पेस्टोरल पोइट्री का भी ये दौर था, सिर्फ सोनेट्स का दौर नहीं था, पेस्टोरल पोयम का भी दौर था। पेस्टोरल पोयम क्या होती है? कैन एनीवन वुड लाइक टू टेल मी व्हाट आर पेस्टोरल पोयम्स? कोई बताना चाहे और टाइप करना चाहे बता भी सकते हैं। पेस्टोरल पोयम्स क्या होते थे, क्योंकि ये चीज समझने की चीजें हैं, ये रटने की नहीं। कि मिडिल इंग्लिश में नैरेटिव पोयम सॉनेट्स चले, ये एलिजाबेथन इंग्लैंड में पोइट्री के लिहाज से। सॉनेट्स के अलावा भी हमने एक जिक्र किया था कि रूरल पेस्टोरल, एरिया के। सॉरी बताइए, व्हाट आर पेस्टोरल पोयम्स? सर जिसमें सेफर्ड से रूरल एरिया को दिखाया जाता था, कंट्री एग्जैक्टली। साइड को। हाँ, तो पास्टर वर्ड रेफर्स टू वो जो सी एग्जैक्टली, तो पास्टर वर्ड जो है वो सेफर्ड से रिलेटेड है। और नेचुरल चीज़ों को दिखाया जाए, रूरल एरिया को दिखाया जाए, उन चीज़ों के बारे में अगर लिखा जाए तो वो पेस्टोरल पोयम्स है। तो पेस्टोरल पोयम्स की शुरुआत जो है वो एलिजाबेथन इंग्लैंड में हो चुकी थी। और 1580s में स्पेंसर हम लोग पढ़ रहे हैं, टू आयरलैंड एज ए सेक्रेटरी टू द लॉर्ड डेप्यूटी इन मिजरेबल एग्जाइल अमंग द लॉलेस पीपुल हुम ही लूट। एक मिनट, तो पोएट्री बिफोर से स्पेंसर हमने देखा ही एग्जैक्टली तो स्पेंसर के दो मेजर वर्क हैं। एक जिसकी बात अभी हमने की, सेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि एक पेस्टोरल पोइट्री है। और दूसरा फेरी क्वीन, जिसको कोर्ट पोइट्री के कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। और खैर इनके बारे में पढ़ते हैं। सो व्यू ऑफ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड, ये उनमें से भी थे जो चाहते थे कि जो हमने एलिजाबेथन इंग्लैंड का जब पॉलिटिकल हिस्ट्री देख रहे थे तो हमने देखा कि किस तरीके से इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, ये सब जो पड़ोसी देश हैं, और ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड अक्सर जो है उस पे इंग्लैंड का इन्फ्लुएंस रहता था। और आयरलैंड आगे चल करके फिर ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट भी बना जब एलिजाबेथ की डेथ के बाद, वो हम आगे देखेंगे। तो ये आयरलैंड स्पेंसर को आप मतलब व्यू टू द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आयरलैंड डिफेंड्स द ब्रूटल ऑपरेशन ऑफ द आयरिश by the English monarchy, suggests systematic starvation and exile for those Irish who do not submit to the monarch of England। तो पॉइंट ये है कि इंग्लैंड हमेशा से, ऐसा नहीं है कि, हालांकि एलिजाबेथ की, इस चीज को समझ लीजिए थोड़ा सा, एलिजाबेथ की डेथ के बाद वो हुआ ही, वो हुआ मतलब इंग्लैंड के दो पड़ोसी देश आयरलैंड और स्कॉटलैंड, आगे चल के नॉर्वे भी, नॉर्वे से तो वो पूरा स्पेनिश आर्मेडा हुआ है। स्पेन ये नॉर्मन कन्क्वेस्ट तो वो छोड़ दीजिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज कि इंग्लैंड के दो पड़ोसी देश, मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूँ, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये पहले इंग्लैंड से अलग थे। एलिजाबेथ की डेथ के बाद आयरलैंड और स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया, उसके अपने अलग रीजंस थे। पर पहले से भी इंग्लैंड जो है वो आयरलैंड को कैप्चर करना चाहता था। तो जो इंग्लिश मोनार्की है वो कहीं ना कहीं आयरिश लोगों का ब्रूटली ऑप्रेस करती थी, उनको कैप्चर करना चाहती थी, वहां अपना रूल एस्टेब्लिश करना चाहती थी। तो जो कॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है एक तरीके से, उसकी शुरुआत आप कह सकते हो।
तो स्पेंसर जैसे जो पोएट हैं वो इंग्लैंड की कोर्ट की तरफ बहुत ज्यादा लॉयल थे, तो वो इस चीज को, वो इस ऑपरेशन को जस्टिफाई करते थे, ये आपको समझना है। सो स्पेंसर यूज टू जस्टिफाई और डिफेंड्स द ब्रूटल ऑपरेशन ऑफ द आयरिस बाय इंग्लिश मोनार्की एंड सजेस्ट सिस्टमैटिक स्टारवेशन एंड एक्साइल फॉर दोज आयरिस हु डू नॉट सबमिट टू द मोनार्क ऑफ इंग्लैंड। मतलब वो बहुत क्लियरली ये बात कि आयरलैंड को इंग्लैंड का हिस्सा हो जाना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से वो इंग्लैंड में मिल जाए, और इंग्लैंड का जो मोनार्क यानी कि जो क्वीन एलिजाबेथ कर रही हैं वो सही ही कर रही हैं। सो 1598 रिटर्न टू इंग्लैंड आफ्टर द रिबेलियन इन टायरन। 1599 में इनकी डेथ हो जाती है, डाइज इन एन इन एज्ड 46, कॉफिन कैरिड बाय फेलो पोएट्स थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, बरीड एट वेस्टमिंस्टर एबे। तो इनको भी वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। और इसके पहले आपको पता ही है, चौसर को वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया था, जिसको हम पोएट्स कॉर्नर के नाम से जानते हैं। स्पेंसर की पोएट्री, सॉरी, ये तो लाइफ को लेकर के था कि मतलब उनका ओरिएंटेशन किस तरफ था, किस तरह के व्यक्ति थे वो। सेफर्ड कैलेंडर एक पैस्टोरल पोयम है, 27 साल के ही थे जब स्पेंसर ने ये पोएट्री लिखी, और डेडिकेटेड टू फिलिप सिडनी, ये भी ध्यान रखना है, सेफर्ड कैलेंडर वाज डेडिकेटेड टू सर फिलिप सिडनी। फेरी क्वीन जो है वो रिटन इन आयरलैंड, हिज बेस्ट नोन वर्क, 5 बुक्स पब्लिश्ड विद द असिस्टेंट ऑफ वाल्टर रेले। तो वाल्टर रेले के साथ मिल करके ये लिखी गई थी या उनके असिस्टेंस से लिखी गई थी। तो फेरी क्वीन और सेफर्ड्स कैलेंडर ये याद रखिएगा। आपको जो है वो पब्लिकेशन ईयर भी ध्यान रखना है। कैन एनीवन प्लीज टेल मी द पब्लिकेशन ईयर ऑफ सेफर्ड कैलेंडर एंड फेरी क्वीन? क्रोनोलॉजी यही है, सेफर्ड कैलेंडर पहले, फेरी क्वीन बाद में। फेरी क्वीन का है 1592 और 96, नहीं 93 और 96। 90 और 96 है फेरी क्यून का। हाँ 90 और 96 है। जो तीन बुक पब्लिश हुआ 1579 था है वो सेफर्ड 90 में हुआ था। एग्जैक्टली exactly. और सेफर्ड्स कैलेंडर 5079। है ना। एग्जैक्टली exactly. सो ये आपको ध्यान रखना है वो। यस, 1579 में सेफर्ड्स कैलेंडर, और 1590 और 96 दो अलग अलग पार्ट में फेरी क्वीन जो है वो आया। तो 90 और 96 में फेरी क्वीन, और ये वॉल्टर रेले के असिस्टेंस के साथ, और आयरलैंड में जब वो थे, और इनका बेस्ट नोन वर्क है। उसके बाद एमेरोटी, इनके वर्क विच वाज इन 1595, और एपिथालमियन ये भी 1595 में है। यहाँ पे पब्लिकेशन ईयर नहीं लिखा हुआ है बट क्रोनोलॉजी यही है। एमेरोटी में टोटल 88 सॉनेट्स हैं, और एपिथालमियन इज द नोबेलेस्ट वेडिंग हिम इन इंग्लिश, इसको माना जाता है। और ये सेकंड मैरिज टू एलिजाबेथ बॉयल जो इनका हुआ था उसको लेकर के लिखा गया था। ये 6 बुक्स है बट 5 बुक यहाँ मेंशन है, वो 2। ये थोड़ा सा एक बार कंफर्म हो लीजिएगा लोग कि वाई इट हैज बीन रिटन, क्योंकि सर 6 बुक, 89 सोनेट था। 6 बुक कई जगह पे लिखा हुआ मिलता है बट यहाँ 5 बुक्स ही मेंशन है। एंड अनदर थिंग, 88 सॉनेट्स, ये इसमें करेक्शन मेरे हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है, 89 है सर। बट स्टिल आप सोर्सेस कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है वो ऑफिशियल सोर्सेज से ही है, या जो स्टैंडर्ड सोर्सेस है। तो एमेरोटी में टोटल 88 सॉनेट्स, और एक आध से ये कोई होना नहीं। तो एमेरोटी कंटेन्स 88 सॉनेट्स। एन एपिथालमियन वाज द नोबेलेस्ट वेडिंग हिम इन इंग्लिश। विकीपीडिया को ऑथेंटिक सोर्स मत मानिए, विकीपीडिया इज नॉट ऑथेंटिक सोर्स। हालांकि आप मतलब उस पे से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन सही है, और विकीपीडिया अगर आप बेसिक बेसिक चीज़ों पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन भी निकल आते हैं। कई बार किसी भी राइटर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जो नेट के एग्जामिनेशन में आता है, वो उस राइटर का अगर विकीपीडिया पेज आप खोलेंगे तो उस पर उसका आंसर मिल जाता है मोस्ट प्रोबेबली। बट ऐसे 60 मतलब 60 to 70% क्वेश्चन के साथ ही ये एप्लीकेबल है। रेस्ट ऑफ द 30% क्वेश्चन के साथ ये एप्लीकेबल नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। दूसरी चीज़, मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि विकीपीडिया को ऑथेंटिक सोर्स मत मानिए। हाउएवर विकीपीडिया से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़िए,
पर कुछ एक चीज, और ये ऐसी छोटी छोटी चीजों के कंफ्यूजन जो है ना, जैसे 88 या 89 था, तो ऐसी चीजें एग्जाम में आपको परेशान नहीं करेंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं पूछे जाते हैं। तो एमेरोटिक कंटेन्स या पूछे भी जाएंगे तो वो उस लिहाज से नहीं होगा। 88 और 88 सॉनेट्स। एपिथालमियन वॉज द नोबलेस्ट वेडिंग हिम इन इंग्लिश, इन इंग्लिश। तो ये सर फिलिप सिडनी के बारे में था। पोइट्री में क्या चीजें चल रही थी ये हमने जानने और देखने की कोशिश की। सर फिलिप सिडनी वाला जो पार्ट है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, क्योंकि सर फिलिप सिडनी जो है उसमें इसको भी काफी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सर फिलिप सिडनी और इनफैक्ट जो विलियम शेक्सपियर के का भी जो पोइट्री वाला पार्ट है उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।